अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सबसे पहले सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश फ्लो का। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 376 टू 380। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डीपेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th September 20x2 आर शोन बिलो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में तुम्हारे पास फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, फिर 60 की प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तुम्हारे पास 142 का, इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है 57। अच्छा, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास गिवन है 85 का, फिर रिटेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट गिवन है, रिटेन अर्निंग्स हैं। सर ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हो गए साल के स्टार्ट के, ये साल के एंड के बैलेंसेस हो गए। फिर 5% लोन नोट्स के बैलेंसेस गिवन है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी गिवन है, टैक्स पेबल है और लीज लाइबिलिटी है। फिर आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। डीपे डिस्पोज ऑफ सम लैंड ड्यूरिंग द ईयर विच हैड अ रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस एट डिस्पोजल ऑफ $20,000। बोला तुमने एक लैंड बेची है जिसपे तुम्हारा रिवैल्यूएशन सरप्लस पुराना पड़ा हुआ था, तो क्या जब भी मैं कोई रिवैल्यूड एसेट बेचता हूँ तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करता हूँ? क्या ये एंट्री सबको याद है? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट बाय 20। क्या सबको ये एंट्री याद है? आगे पढ़ते हैं। 40,000 ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट रिलेट्स टू। बोला तुम्हारे पास सवाल में फाइनेंस कॉस्ट कितनी गिवन है? 60 की फाइनेंस कॉस्ट गिवन है। बोला इसमें से 40 जो है रिलेट करती है, relates to the loan notes which are repayable at a premium making the effective interest rate of 8%। बोला इसमें से 40,000 वो वाली फाइनेंस कॉस्ट है जो तुमने कहा कि IFRS 9 वाली amortized कॉस्ट वाली है। किस रेट पे? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे 8% पे। ड्यूरिंग द ईयर डीपे रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी। बोला सब्सिडरी से डिविडेंड भी मिला है। डीपे एक्वायर्ड 70,000 ऑफ न्यू एसेट्स अंडर लीज एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। डीपे मेक्स एनुअल पेमेंट्स अंडर द लीज एट 30th September each year। सर क्वेश्चन नंबर 366 है, 376 है। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन डीपेज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर डिविडेंड पेड। बोला बताओ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड आता है वो कितनी अमाउंट आएगी? जल्दी से मुझे बताओ, तुम लोग, तुम्हारे पास 2 मिनट है सवाल सॉल्व करने के लिए। क्या सब सॉल्व कर रहे हो? जवाब तो दे दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? क्या सब सॉल्व कर रहे हो? यस सर। बेहतरीन। जल्दी से मुझे डिविडेंड पेड की अमाउंट बताओ। क्या डिविडेंड पेड रिटेन अर्निंग से निकलता है? जी सर निकलता था। सर रिटेन अर्निंग का पहले ब्रॉड डाउन देख लो कितना है। सर ब्रॉड डाउन था 940, कैरेट डाउन है 900। क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी रिटेन अर्निंग में जाता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर से रिटेन अर्निंग बढ़ती है? जी सर बढ़ती है। तो 85 मैंने यहाँ लिख दिया पैड के नाम से। फिर सर मैंने एक ट्रांसफर किया है फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग्स 20 का, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट 20। तो यहाँ जो मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट आएगी क्या वो डिविडेंड की आ जाएगी? कितनी आएगी सर? 940 प्लस 85 प्लस 20 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 145। डन। क्या बात क्लियर है? जिन लोगों ने 10540 आंसर बोला है उन्होंने इन दोनों चीजों को अकोमोडेट नहीं किया। उन्होंने खाली ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस डिफरेंस निकाला और बोला वो डिविडेंड पे कर दिया। जिसने ऑप्शन नंबर डी बोला है 125, उसने इसका इम्पैक्ट इग्नोर कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग। क्या ये सवाल समझ आया हम लोगों को? अब बोल रहा है व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन डीपेज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर इंटरेस्ट पेड। बोला बताओ इंटरेस्ट पेड के नाम पे कितनी अमाउंट तुम्हारी कैश फ्लो में जाएगी? सर क्या ये 60 जाएगी? नहीं सर, 60 में तो 40 तो वो वाली है जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो IFRS 9 वाला चार्ट याद है कि ब्रॉड डाउन फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड। सर मुझे वहां से कौन सी अमाउंट निकालनी है? इंटरेस्ट पेड निकालनी है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट पेड डिफरेंट होता है।
तो सर जो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट गिवन है 60 की, बोला उसमें से पहले तो 40 हटा दो क्योंकि वो तो EIR वाली इनकम थी, वो पे नहीं करते थे। लेकिन इसने बोला है बताओ इंटरेस्ट पे तुमने कितना किया, तो इंटरेस्ट पेड जो है पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट करता हूँ। जी सर करता हूँ। तो मेरे पास लोन की पार वैल्यू कितनी थी पिछले साल के एंड पे 500, और मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट कितना है 5%। तो 500 इंटू 5% है 25। क्या मैंने 25 पे किया? अब सर कितना पे नहीं किया मैंने? सर 40 का इंटरेस्ट पे करना था, 25 का पे किया मैंने, 15 पे नहीं किया। तो 500 प्लस 15 इज इक्वल टू 515 हो गए। इस तरह तुम्हारे पास कैरी डाउन बना। तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट पेड कितना आया? 60 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 45। क्या सवाल समझ आया हमें? क्या ये सवाल समझ आया हम लोगों को दोस्तों? वापस सर इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट एक्सपेंस डिफरेंट होता है। जी सर इंटरेस्ट एक्सपेंस में तो अक्रूवल भी होता है, फिर IFRS 9 का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला भी होता है। बोला तुम्हें इंटरेस्ट पेड निकालना है। टोटल फाइनेंस कॉस्ट तुम्हारे पास सवाल में गिवन है 60। बोला उसमें से जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट की है वो तो हटा दो क्योंकि वो पे नहीं की ना मैंने। बोला उसमें वो वाली फाइनेंस कॉस्ट ऐड करो जो तुमने पे की है। तो IFRS 9 में कौन सी फाइनेंस कॉस्ट पे करता हूँ? ब्रॉड डाउन पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट। लोन की पार वैल्यू कितनी है सर? 5 लाख। कूपन रेट कितना है? 5%। तो बोला 25 की पे की है। बोला 40 तो इफेक्टिव वाली आई थी ब्रॉड डाउन मल्टीप्लाइड बाय वो। क्या बात समझ आई? अगले सवाल पे आ जाओ। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन डीपेज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर टैक्सेस पेड? बोला बताओ टैक्स पेड कितना शो किया जाएगा। आओ जरा टैक्स का टी अकाउंट बना लेते हैं। याद रखना जब भी तुम कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से टैक्स का टी अकाउंट बनाओगे ना, तो दोनों करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों लोगे आप ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन में। तो दो ब्रॉड डाउन हो गए तुम्हारे पास। नंबर 1 इज 125 डेफर्ड टैक्स और 40 इज करंट टैक्स। तो 125 प्लस 40 इज 165। एंड सिमिलरली दो कैरेट डाउन भी हो गए, 150 और प्लस 30 इज 180। सर ये जो टैक्स एक्सपेंस है मेरा, इससे क्या टैक्स पेएबल बढ़ा होगा? जी सर बढ़ा होगा। तो सर यहाँ पे कितना आएगा कैश में टैक्स पेड में? 165 प्लस 57 माइनस 180 इज इक्वल टू 42,000। क्लियर है सवाल? दोस्तों क्या ये सवाल क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर शुड द डिविडेंड रिसीव बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? बोला जो तुम्हें डिविडेंड मिलता है वो कहाँ शो किया जाता है? बताओ A, B, C या D? जो हमें डिविडेंड मिलता है वो कहाँ शो किया जाता है? बेहतरीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगला सवाल ये पूछ रहा है हाउ मच शुड बी शोन विद इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लाइबिलिटी रीपेड? बोला जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लीज की रीपेमेंट दिखाता हूँ वो कितनी दिखाई जाएगी, कितना तुमने कैपिटल रीपे किया है, जरा मुझे बता दो सवाल में। लीज लाइबिलिटी का बैलेंस ये रहा और ये नोट पढ़ लेना जरा। क्या लीज का टी बनाऊंगा लीज लाइबिलिटी का? सर ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास? 310 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 300 का। इस दफा जो तुम नई लीज में एंटर हुए हो, यानी कि तुमने ये एंट्री की है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट बाय 70। तो यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो लीज रीपेमेंट होगी। 310 प्लस 70 माइनस 300 इज इक्वल टू 80,000। क्लियर है सवाल? अब अगले पे चलते हैं। कुछ सवाल हम IAS 37 और IAS 10 के करते हैं।
Jeffers Company prepares financial statement for the year ended 31 December 2008. The financial statements are expected to be authorized for issue on 15 मार्च 2009. सर ईयर एंड क्या है मेरा 31 दिसंबर 2008 और ऑथराइजेशन डेट क्या है सर 15 मार्च 2009. द फॉलोइंग 3 इवेंट्स हैव अकर्ड इन जनवरी. बोला जैसे ही साल खत्म हुआ जनवरी में ये 2-3 इवेंट्स हुए हैं. अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एडजस्टिंग है कौन सा नॉन एडजस्टिंग है. पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लें. Which, if any, of the following statements regarding IS10 events after reporting period is या are correct? 341 का जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है? कौन सी सही है 341 में IS10 के हवाले से? वापस. सर इसने बोला है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वो होते हैं जो ऑथराइजेशन डेट से लेकर एजीएम की डेट तक हो. नहीं ये तो नहीं होता सर. हमने ये पढ़ा था IS10 में कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथराइज्ड फॉर इशू. यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो भी इवेंट्स होंगे वो आपके IS10 के स्कोप में आएंगे. 31 मार्च के बाद के इवेंट्स IS10 के स्कोप में नहीं आते. यहाँ क्या बोल रहा है? ऑथराइजेशन डेट से लेकर एजीएम की डेट तक. तो क्या बात गलत हो गई है? क्या ये बात गलत हो गई दोस्तों? यस सर गलत हो गई. दूसरी में बात में ये बोल रहा है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते. सर हमने ये पढ़ा था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम डिस्क्लोज करते हैं अगर तो वो मटेरियल हो. तो क्या मेरी दोनों बातें गलत हो गई हैं? क्लियर है? हेलो सर अगले सवाल पे आते हैं. Which of the 3 events which occurred in January 2009 would be classified as adjusting event in accordance with IS10? बोला ऊपर जो 3 इवेंट्स गिवन थे जो जनवरी 2009 में हुए थे बताओ उनमें से कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग होंगे और कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग होंगे. Health and safety fine. A health and safety fine investigation of an incident which occurred in 20X8 was concluded in January 2009. बोला एक इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 2008 में जो कि जनवरी 2009 में कंक्लूड हो गया रिजल्टिंग इन 1.5 मिलियन फाइन. बोला उससे क्या हुआ कि हमें पेनल्टी पड़ी है 1.5 मिलियन की. अ प्रोविजन फॉर 1 मिलियन हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड. बोला मैंने ऑलरेडी 1 मिलियन का प्रोविजन बनाया हुआ था लेकिन अब कोर्ट ने ये बोला है कि आपको एक नहीं 1.5 मिलियन देना पड़ेगा. सर क्या एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? सर एडजस्टिंग बिकॉज इवेंट हो चुका था ईयर एंड पे एविडेंस थी. इसका मतलब क्या हुआ एडजस्टिंग इवेंट. आगे चलते हैं. कस्टमर सीज ट्रेडिंग. Notice was received on 10th January 20X9 that a customer owing 1.2 million at 31 December had ceased trading. बोला कस्टमर ने ट्रेडिंग बंद कर दी. इट इज अनलाइकली दैट विल बी रिकवर्ड इन फुल. बोला अब मुझे लगता है कि यार पैसे नहीं मिलने वाले. बताओ क्या एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? बेहतरीन सर एडजस्टिंग. Acquisition of a competitor. The acquisition of a competitor was finalized on 10th January 2009. बोला जनवरी 2009 में फाइनलाइज हो गई थी. Being the date Zephyr company obtained control over the competitor. बोला इसी डेट को मुझे कंप्यूटर का कंट्रोल मिल गया. Negotiations in respect of acquisition commenced in May 2008. बोला लेकिन इस एक्विजिशन की जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी ना वो पिछले साल मई में स्टार्ट हो गई थी. बताओ एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉट एडजस्टिंग बिकॉज सर अभी तो पता थोड़ी था कि वो नेगोशिएशन सही होगी नहीं होगी फाइनलाइज होगी नहीं होगी. सही है लेकिन तो आंसर क्या हुआ? पहला और दूसरा इवेंट एडजस्टिंग होगा. डन. What amount should be recorded as provision in respect of outstanding court case against Jeffers Company as at 31 December 2008 to the nearest 100,000? बोला बताओ साल के आखिरी दिन जो एक कोर्ट केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग हमें कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा. In addition to this, there is an outstanding court case at 31 December 2008 relating to faulty goods supplied by Jeffers Company.
लीगल एडवाइस स्टेट्स दैट देयर इज स्मॉल चांस दैट दे विल हैव टू पे आउट $6 million। बोला बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे 6 मिलियन देने पड़े, बट द मोस्ट लाइकली आउटकम इज बिलीव टू बी अ पे आउट ऑफ 5 मिलियन। बोला लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, मुझे 5 मिलियन देने पड़ेंगे। तो बताओ मुझे मेरा प्रोविजन 6 पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए? सर 5 पे। आगे चलते हैं। आइदर वेज, बोला कुछ भी हो, चाहे 6 देने हो या 5 देने हो, जैफर कंपनी विल हैव टू पे लीगल फीस ऑफ 0.2 मिलियन। बोला 0.2 मिलियन की लीगल फीस भी देनी पड़ेगी, क्या इसका प्रोविजन आना पड़ेगा? यस बिल्कुल, ये देनी ही देनी है। टोटल कितने देने हैं मुझे? 5.2 देने। आगे, ऑल पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेड ऑन 31 दिसंबर 2009। मैं कौन सी डेट पे खड़ा हूँ? 31 दिसंबर 2008 पे। मुझे कब देने हैं सर? 1 साल बाद देने हैं। तो क्या मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है? और प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर क्या गिवन है? 0.909। तो 5.2 इंटू 0.909 इज 4.7। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। एट 31 दिसंबर 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द काउंटर क्लेम मेड बाय जेफर्स। बोला कोई कोई काउंटर क्लेम किया हुआ है मैंने किसी और के अगेंस्ट में, अब बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जरा पढ़ लेते हैं। जेफर कंपनी बिलीव दैट फॉल्ट लाइज विद द सप्लायर। बोला फॉल्ट मेरा नहीं था, जो ऊपर केस हुआ है ना, इसमें फॉल्ट मेरा नहीं था, सप्लायर का था। एंड इज परस्यूइंग अ काउंटर क्लेम। बोला और अब मैंने काउंटर क्लेम सप्लायर के अगेंस्ट फाइल कर दिया। लीगल एडवाइस स्टेट्स दैट इट इज पॉसिबल बट नॉट लाइकली दैट दिस एक्शन विल सक्सीड। बोला और मेरे जीतने के चांसेस क्या है? पॉसिबल है। अब बताओ इनफ्लो का केस होगा या आउटफ्लो का केस होगा? ये इनफ्लो है सर। अगर मैं जो भी होगा पैसे आएंगे ना, अगर मैं जीता तो। अगर मैं केस जीत गया काउंटर क्लेम तो पैसे आएंगे, लेकिन इस पैसे आने के चांसेस क्या है? पॉसिबल है। तो बताओ जब भी पॉसिबल इनफ्लो होता है मैं क्या करता हूँ? एसेट को रिकॉर्ड करता हूँ, कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करता हूँ, या कुछ भी नहीं करता? बेहतरीन। जब भी इनफ्लो के चांसेस पॉसिबल होते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते, वर्चुअली सर्टेन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, प्रोबेबल में हम डिस्क्लोज करते हैं एज कंटिंजेंट एसेट, और बाकी अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करते, डू नथिंग। ऐसा ही था। कोई मसला? आगे, इन February 2009 a major fire break out in Jaffer company's property and warehouse. Jaffer company has no insurance। बोला आग लग गई, कोई इंश्योरेंस नहीं है, and now the management of the company believes it is unable to continue trading। इसका मतलब गोइंग कंसर्न assumption वैलिड नहीं है। हाउ शुड अब मुझे बताओ कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें गोइंग कंसर्न assumption का खतरा आ जाए, तो बताओ एडजस्टिंग होता है नॉन एडजस्टिंग होता है? वो सर एडजस्टिंग इवेंट होता है, और अब मुझे अपने अकाउंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। तो आंसर वुड बी बी। डन। क्लियर है? दिस इज एडजस्टिंग। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ये जुमला नहीं लिखा हुआ होता ना, यहाँ से यहाँ तक बात नहीं होती ना कि अब मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या होता कि मेरे लिए एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता क्योंकि बाद में हुआ। लेकिन IAS 10 ने बोला कोई भी ऐसा इवेंट जो नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग होता है, लेकिन आप ये कंक्लूड कर दो कि उस इवेंट की वजह से आपकी गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है, योर बिजनेस वोंट कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, तो फिर आप उसको बोलते हो कि अब एडजस्टिंग इवेंट है, अब तुम्हारी गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड नहीं है, अब तो अपने अकाउंट ब्रेकअप बेसिस पे बनाओगे। क्लियर? अगले सवाल पे चले। द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 331 to 335। सही है?
Promoil's financial statement for the year ended 30th September 20x8 were authorized for issue by directors on 6 नवंबर 2008. इसका मतलब IAS 10 की एप्लीकेबिलिटी कब से है? 1 अक्टूबर 2008 से लेकर 6 नवंबर 2008 तक की है. एंड AGM विल बी हेल्ड ऑन 6 दिसंबर 2008. 6 नवंबर के बाद IAS 10 अप्लाई नहीं होगा. फिर AGM की डेट आ जाएगी किस दिन? 6 दिसंबर 2008 को. ऑन 1 अक्टूबर 2007, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 331 है, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर Promoil to remove the oil platform, but Promoil has a published environmental policy which it has a history of honoring. ये पैराग्राफ पढ़ते हैं जरा. On 1 अक्टूबर 2007, Promoil acquired an oil platform at a cost of 30 million. बोला एक ऑयल प्लेटफॉर्म खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 30 million. The estimated cost of removing the oil platform at the end of asset's life on 30th September 20Y7 will be 15 million. बोला जब मैं ऑयल प्लेटफॉर्म को डिसमेंटल करूंगा, रिमूव करूंगा, तो मुझे 15 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 in 10 years यूजिंग Promoil's कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑफ $8% इज 0.046. बोला अगर तुम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो $1 की वैल्यू कितनी है? 0.046 पे. तो 1 अक्टूबर को कितनी वैल्यू लानी पड़ेगी मुझे? $0.69. 331 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर. सबसे पहले क्या मुझे इसका प्रोविजन बनाना चाहिए? जी सर बनाना चाहिए. आपने IAS 16 में ही पढ़ाया था कि भाई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. बोला मैं करूं नहीं करूं मेरी मर्जी है. लेकिन क्या जरूरी है ऑब्लिगेशन लीगल हो तो ही प्रोविजन बनता है? नहीं सर. एक ऑब्लिगेशन होती है लीगल, एक होती है कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है कि आपकी पब्लिश पॉलिसीज हो गया, या आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे अगले के जहन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई कि आप वो काम करोगे. तो बोला अगर ऐसा कोई केस है तो भी आप प्रोविजन बनाओगे. तो अब सर मुझे क्या करना है? Promoil should recognize a provision as there is a constructive obligation. क्या ये बात क्लियर है? बेहतरीन. क्वेश्चन नंबर 332. इफ Promoil makes the provision, बोला अगर Promoil प्रोविजन बनाता है तो what liability to the nearest 1000 will be shown in the statement of financial position as at 30th September. तो बोला बताओ ईयर एंड पे कितनी लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी? सर प्रेजेंट वैल्यू 6.9 थी. सही है. जिन्होंने 6.9 आंसर बोला है, बोला ये तो वैल्यू तुम्हारी 1 अक्टूबर x7 की आई है ना. इसने बोला है साल के आखिरी दिन की बताओ. तो क्या मैं अनवाइंड भी करूंगा एक साल के लिए? तो 1.08 से करूंगा. 6.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 इज इक्वल टू 7452,000. बात समझ आई? डेट्स का प्लीज खास ख्याल रखना. तुम लोगों ने खाली क्या किया, जिस प्रेजेंट वैल्यू किस डेट पे लिया, जिस दिन रिकॉर्ड करना है. लेकिन भाई इसने तुमसे पूछी कब की है? साल के आखिरी दिन की पूछी है, तो बोला उस दिन की बताओ ना. क्वेश्चन नंबर 333. Select the correct category for the events listed below in relation to IAS 10 events after the reporting period. बोला 2 इवेंट्स हुए हैं तुम्हारे. नंबर 1, तुम्हारे वेयर हाउस में आग लगी है और तुमने इन्वेंट्री बेची है. अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है. जरा मुझे पढ़ के बताओ ये दोनों इवेंट्स. ऑन 12 अक्टूबर 2008 अ फायर डिस्ट्रॉयड Promoil's लार्जेस्ट वेयर हाउस. सर साल खत्म होने के कुछ दिन बाद वेयर हाउस में आग लग गई. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द वेयर हाउस वाज 10 million. Promoil expects to able to recover 9 million from its insurance and its going concern is not in doubt. बोला आग वाग लगी है लेकिन मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अभी भी वैलिड है. बताओ एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? बोला ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसकी कोई एविडेंस भी एग्जिस्ट नहीं करती थी और गोइंग कंसर्न में भी खतरा नहीं आया. अगला पढ़ते हैं.
A single class of inventory held at another warehouse was valued at its cost of $460,000 and sold for $280,000 on 10 अक्टूबर 2008। बोला एक इन्वेंट्री थी जो कि मेरे पास रखी हुई थी 4,60,000 पे, लेकिन वो मैंने बेची साल के कुछ दिन बाद 10 अक्टूबर 2,80,000 की। बताओ एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? सर यार साल खत्म होने के फौरन बाद वो इन्वेंट्री बहुत कम की बिकी, इसका मतलब क्या यार एंड पे इसकी एनआरवी कम होगी, लेकिन क्या मैंने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया था, आई में नहीं किया था, तो बोला एविडेंस एग्जिस्ट करती थी, नाउ दिस वुड बी एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर है? हेलो, आगे चलते हैं। ऑन 18 नवंबर 2008 द गवर्नमेंट, 18 नवंबर क्या है सर? बोला IS 10 की जब डेट थी ना उसके भी बाद की बात है। ऑन 18 नवंबर 2008 the government announced a tax changes which have the effect on increasing Promoil's deferred tax liability by $650,000 as at 30th September 2008। बोला 18 नवंबर को गवर्नमेंट ने कोई टैक्स चेंज किया, बोला जिसकी वजह से ईयर पिछले साल के ईयर में मेरी टैक्स लाइबिलिटी 6,50,000 से बढ़ जाएगी। बताओ क्या आंसर है, ए बी सी या डी? क्या ये IS 10 के स्कोप में आता है नहीं आता? सर ये तो हुआ ही IS 10 के स्कोप के बाहर है ना। IS 10 का स्कोप था 6 नवंबर तक, ये हुआ 18 नवंबर तक है, तो बोला IS 10 के स्कोप में नहीं है। जब स्कोप में नहीं है तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है? दोस्तों क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। Promoil owns the whole of the equity share capital of its subsidiary Hamlet. Hamlet's statement of financial position includes a loan of 25 million that is repayable in 5 years time। बोला मेरे पास एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड है, उसकी बैलेंस शीट में एक 25 मिलियन का लोन आ रहा है जो कि 5 साल बाद पे करना है। 15 मिलियन ऑफ दिस लोन इज सिक्योर्ड ऑन हेमलेट्स प्रॉपर्टी। बोला इस 25 में से 15 मिलियन तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, यानी कि अगर ये डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहले वो 15 मिलियन की प्रॉपर्टी जिसने लोन दिया है वो ले लेगा। बचा कितना? 10 मिलियन। एंड द रिमेनिंग 10 मिलियन इज गारंटीड बाय प्रोमोइल। बोला बाकी 10 मिलियन की गारंटी किसने दी है? पेरेंट कंपनी ने दी है। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय हेमलेट। बोला अगर हेमलेट 10 मिलियन नहीं देगा तो मैं दूंगा तुम्हें। सही हो गया? अब पढ़ते हैं जरा। इट इज पॉसिबल दैट हेमलेट विल बी अनेबल टू रीपे द लोन बट नॉट लाइकली। बोला पॉसिबल चांसेस हैं कि सब्सिडी कंपनी लोन रीपे ना करे। हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोमोइल? बोला प्रोमोइल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। सब लोग आंसर बताओ प्लीज। सर कंटीजेंट लाइबिलिटी। दोस्तों आंसर बता दो। सर सर कंटीजेंट प्रोमोइल के लाइबिलिटी। पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है जी सर, प्रोमोइल के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। प्रोमोइल के पर्सपेक्टिव से इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? सर प्रोमोइल को पैसे देने पड़ेंगे, तो सर आउटफ्लो का केस है। अब आउटफ्लो में डिपेंड करता था सर, वर्चुअली सर्टेन हो, प्रोबेबल हो, पॉसिबल हो, रिमोट हो, ऐसे ही था ना। अब जरा मुझे बताओ कि क्या चांसेस हैं? प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टेन है, प्रोबेबल है, पॉसिबल है, रिमोट है। सर लगता है कि सब्सिडरी कंपनी, पॉसिबल चांसेस है कि सब्सिडरी कंपनी पैसे नहीं देगी, तो क्या पॉसिबल चांसेस है ना कि प्रोमोइल को पैसे देने पड़ेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमोइल इज पॉसिबल। बोला पॉसिबल चांसेस हैं कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो जब पॉसिबल होता है क्या मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करता हूं? डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है हमने।
Question number 266 पढ़ो. Which two circumstances are outlined in IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors are acceptable reason to change accounting policy? जरा मुझे 266 का आंसर बताओ. Sir, C and B. B and वापस C. करो. C है सर. और B. B accounting estimate. A and B. जल्दी करो सब लोग. सर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज कर सकता था? मैं बोला जब दो ही वजह से अलाउड थी कि जब मैं किसी फेयर प्रेजेंटेशन या बेहतर प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि अगलों को इन्फॉर्मेशन अब मोर रेलेवेंट मिलेगी, या मुझे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला इसके अलावा किसी कोई और वजह नहीं थी जिसकी वजह से तुम कहो कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ. तो माई आंसर वुड बी बी एंड सी. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 267 पढ़ो. The change in useful life of the plant will be change in accounting dash and should be applied dash. बोला ये जो प्लांट की लाइफ चेंज हो रही है पहले पैराग्राफ में. Tunshil has an item of plant with an estimated 5-year life. The plant is bearing well, and at पहली अक्टूबर 2008 the production manager believed that the plant was likely to last 5 more years. अब मुझे बताओ जो लाइफ चेंज हो रही है क्या वो चेंज किसका है और वो चेंज अप्लाई कैसे किया जाता है? बेहतरीन सर. इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट and should be applied prospectively. Done. सर 268 थोड़े देर छोड़ रहा हूँ, एंड में तुम लोगों से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. 269 करो. At what value should item A be included in Tunshil's statement of financial position at 30th September 2009? बोला साल के आखिरी दिन बताओ आइटम ए कितने पे वैल्यू किया जाएगा. ये पैराग्राफ पढ़ो और मुझे बताओ.
बेहतरीन 88,000 सर। IS2 ने बोला लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रिकॉर्ड करते हैं सर, कॉस्ट कितनी है? Tanshil also has two items of inventory that require review. Item A cost $50 per unit. Tanshil has struggled to sell the item and has 2,000 units still in inventory. Tanshil has agreed a contract with the distributor to sell the items for 55 each. Estimated selling price 55 हो गई है, but will charge commission of 20%. तो इसका मतलब estimated cost to sell कितनी है मेरी? 55 का 20% है 11. तो 55 minus 11 is equals to 44. Sir, cost is 50, NRV is 54. मुझे किस पे रिकॉर्ड करना है सर? 44 पे, लोअर पे रिकॉर्ड करना है. लोअर इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 2000 तो इज इक्वल्स टू 88,000. क्लियर है? At what value should item B be included in Tunshil's statement of financial position? बोला बताओ आइटम B कितने पे वैल्यू किया जाएगा? बोला बताओ आइटम बी कितने पे वैल्यू किया जाएगा तुम्हारी बैलेंस शीट में? सर वंस अगेन वही लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वाले रूल लगाएंगे. Item B relates to a one-off purchase of a rare metal for a profitable contract costing $80,000. बोला एक मैंने प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक मेटल खरीदा कितने का? 80,000 रुपए का. तो कॉस्ट कितनी हो गई है मेरी? 80,000. No work has yet been done, but after further cost of 20,000, it will be converted into a product and sold for an agreed price of 150,000. सर कितने का बेचूंगा? 1.5 लाख का. लेकिन क्या अभी बिक सकता है? नहीं बिक सकता. बोला कुछ कॉस्ट टू सेल कंप्लीट लगानी है. कितनी लगानी है सर? 20,000 रुपए लगानी है. तो लोअर कितना हुआ? 80 या 130? सर ऑब्वियसली 80,000. तो आइटम बी वुड बी वैल्यूड एट 80,000. अब क्वेश्चन नंबर 268 पढ़ो. Which of the options below outline the correct treatment for change in valuation method from FIFO to FCO? बोला IS2 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज हो रहा है, FIFO से FCO पे हो रहा है. सही है. मेरा ईयर एंड क्या है सर? 30 सितंबर 2009. पिछला साल का एंड था 30 सितंबर 2008. Tunshil wishes to change its method of inventory valuation from FIFO to FCO. बोला FIFO से FCO पे जाना चाह रहा हूँ. The value of Tunshil's inventory at 30 सितंबर 2009. बताओ ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है? 30 सितंबर 2009 को जो इन्वेंट्री रखी हुई थी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री है? दोस्तों बता दो. 30 सितंबर X9 को जो मेरी इन्वेंट्री रखी हुई है, वुड दिस बी क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री. माय ईयर एंड इज 30 सितंबर 20X9 और पिछला साल 30 सितंबर X8 था. ये X9 की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो अब जरा क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं. The value of Tunshil's inventory at 30 September on FIFO basis is 20 million. सर मैं क्या कर रहा हूँ? FIFO से FCO पे जा रहा हूँ. FIFO में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 20 मिलियन है. However, on FCO basis, it would be valued at 18 million. बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है बढ़ रही है? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री 20 से 18 पे आ जाएगी. इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 से कम हो रही है. तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 से बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ सेल 2 से बढ़ेगी तो क्या प्रॉफिट मेरा 2 से कम हो जाएगा? Yes, sir. बात समझ आई? जी सर. क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो क्या मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा 2 से? जी. लो बेहतरीन. आगे चलते हैं. However, on Tunshil's inventory at 30 सितंबर 2008. अब कब की बात हो रही है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है. इस पे जरा नेक्स्ट बनाते हैं.
Tanshil's inventory at 30th September 2008 was 15 million, but on FCO basis it would have been reported as 13.4 million. बताओ क्या ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है कम हो रही है? सर वो भी कम हो रही है, कितने से? 1.6 मिलियन से वो भी कम हो रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री कम होती है तो सर कॉस्ट ऑफ सेल भी मेरी कम होती है क्या? ये लिंक सबको पता है? जी सर पता है। जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। 1.6 से बढ़ेगा। सर एक जगह प्रॉफिट 2 मिलियन से कम हुआ, एक जगह 1.6 से बढ़ा, तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट 0.4 मिलियन से कम हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट 0.4 मिलियन से कम हो रहा है। जी सर हो रहा है। तो आंसर क्या बना? क्या क्लियर है ये सवाल? यस सर। सर ये थे हमारे आज के सवालात। यहाँ पे हमारा F7 का सेशन एंड हुआ। मोस्ट प्रोबेबली मैं रिवीजन सेशन रखूंगा, उसमें तुम लोगों को बता दूंगा, और ये कमिंग सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे होगा शायद, 1 या 2 सितंबर, जो भी डेट होगी मैं कम्युनिकेट कर दूंगा तुम लोगों को। वो फिजिकल भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, तो बता दूंगा, जिस तरह अटेंड करना हो कर लेना। नंबर 1। नंबर 2, उससे पहले अगर कोई तुम लोगों को क्वेरी हो तो जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप मी व्हाट्सएप, तुम लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही है? जिसके पास नंबर नहीं है सर, नंबर ये रहा +923212676000।